नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष के बंग हिंदू कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी रवि भी मौजूद है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की भेंट चढ़ चुका है। एक चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट यहां कर दिया गया। शेख हसीना से जबरन इस्तीफा लेकर उन्हें देश निकाला दे दिया गया। सवाल यह है कि आखिर भारत के पड़ोसी देशों में ऐसा क्यों हो रहा? बार बार वो राजनीतिक अस्थिरता की भेंट आखिरकार क्यों चढ़ रहे हैं? भारत पर इसका क्या असर पड़ रहा है और भारत के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है? बिल्कुल, ये तमाम सवाल बांग्लादेश की जो मौजूदा स्थिति है उसकी वजह से पैदा हुए हैं और सबसे बड़े प्रश्न तो वहां के हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर है, जिस तरह के आए दिन हमले हो रहे हैं। और देखिए, बात अफगानिस्तान की करें तो जब वहां चुनी हुई सरकार थी, भारत के साथ अच्छे संबंध रहे, भारत ने बड़े भाई की तरह उसके विकास में बढ़ चढ़कर योगदान दिया। लेकिन 2021 में वहां तख्ता पलट हो गया और उसके बाद वहां तालिबानी सरकार बन गई। इसके अलावा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो हमारे साथ ही आजाद हुए इस देश की दुर्दशा की कहानी पूरी दुनिया जानती है। वहां आज तक कोई भी प्रधानमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल तक पूरा नहीं कर सका। और भारत के पड़ोसी श्रीलंका में भी 2022 में तख्ता पलट हुआ। वहां आर्थिक संकट गहराने से हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को देश छोड़ना पड़ गया। तो ये श्रीलंका की भी स्थिति रही। और अब आप देखिए, बांग्लादेश में बिगड़े हालात ने भारत की चुनौती और ज्यादा बढ़ा दी है, क्योंकि बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार के साथ भारत के काफी अच्छे रिश्ते थे, संबंध थे। अब अंतरिम सरकार का रुख क्या रहेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। और देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 48 घंटे अस्थिरता के हैं और 48 घंटे में हिंदुओं पर हमले की सैकड़ों घटनाएं, सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं। ताजा घटना बांग्लादेश के छत्रगाम जिले की है। बांग्लादेश के छत्रगाम में हिंसा और हिंदुओं के घर जलाए गए। आधा दर्जन घर जलाए गए हैं। बचाव में कोई भी सामने नहीं आया है। देखिए किस तरह से हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया गया। यहां के घरों में आग लगाई गई। छत्रगाम से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इकलौती ये तस्वीर नहीं है, लेकिन लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। और सवाल ये है कि जिस सेना ने टेक ओवर किया और कहा कि अब हम देश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, वो सेना इन लोगों की सुरक्षा करने के लिए यहां पर नहीं है, तो क्यों नहीं? तो बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों से खबर आ रही है हिंसा की। दिनाजपुर के हिंदू बहुल गांव में दंगाइयों ने हमला किया है। बता दें आपको, जयगंज नाम के गांव में देर रात हमले की खबर सामने आई, जहां 50 से ज्यादा उपद्रवी गांव में दाखिल हो गए और यहां अल्पसंख्यक हिंदुओं के घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बता दें आपको, आगजनी के बाद ये दंगाई मौके से भाग भी गए, लेकिन किस तरीके से यहाँ पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, इसकी जो तस्वीरें सामने आ रही है वो हर किसी को हैरान परेशान कर रही है। और वही बांग्लादेश के नीलफामारी जिले में हिंसा की खबर है। चुन चुन कर हिंदू परिवारों पर निशाना साधा जा रहा है, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं की दुकानों को टारगेट किया गया, आग लगाकर मौके से उपद्रवी भाग गए। तस्वीरें ऐसी सामने आ रही हैं जो किसी को भी झकझोर दे। किस तरह से जिले वार ये हिंसा हो रही है और हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उनके घर, मकान, दुकान और मंदिरों को तहस नहस किया जा रहा है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, किस तरह से घरों को आग लगाई जा रही है और उपद्रवी आग लगाकर यहां से भागते हैं। ওই পাশে উমার ওইটা ঘর একবারে সারা করে দিছে। बांग्लादेश के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। यहाँ हिंदू आर्टिस्ट भी सुरक्षित नहीं है। बांग्लादेश के एक ऐसे गायक के घर पर हमला हुआ है जिसने बांग्लादेश के संगीत में अहम योगदान निभाया है। सिंगर राहुल आनंद को भी नहीं छोड़ा गया, उनके घर को निशाना बनाया गया। सिंगर राहुल आनंद के ढाका वाले आवास पर उपद्रवियों ने पहुंचकर यहाँ पर घर पर जो सामान रखा था उसे पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और बांग्लादेश में हिंदू परिवार दहशत में हैं। कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि हिंदू सेलिब्रिटी को भी निशाना बनाया जा रहा है। तस्वीरें बांग्लादेश के हिंदू संगीतकार राहुल आनंद के
घर की हैं जिसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। पहले राहुल के घर को लूट लिया गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। गनीमत ये रही कि आनंद और उनकी पत्नी और उनका बेटा हमले में बच निकलने में सफल रहे, लेकिन हमलावरों ने उनके घर में जो कुछ भी मिला उसे लूट लिया और घर को आग लगा दी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जब आग लगाई गई तब क्या हालात थे और उसके पहले उनके मकान की तस्वीर सामने आ गई। आपको बता दें, इस बीच दूसरी तस्वीर आपके सामने हम जो रखने जा रहे हैं, ये कुछ दिन पहले की है, जब सिंगर राहुल आनंद के घर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहुंचे थे। तब पूरा घर फूलों से सजाया गया था, लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं। उनके पूरे घर में आग लगा दी गई है। किसी तरीके से ये परिवार बाल बाल बचा है, लेकिन उपद्रवियों ने उनके घर में जो भी सामान रखा था उसे तहस नहस कर दिया। तो बता दें आपको, तीसरी तस्वीर जो आपके सामने है, बांग्लादेश के मशहूर सिंगर राहुल आनंद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से जब मुलाकात उन्होंने की थी उसकी है। मैक्रों उनके घर गए थे, लेकिन ये देखिए, ये तस्वीरें आपके सामने जो हम रख रहे हैं वो बताता है कितनी अहमियत उनकी है, कितनी इज्जत उनकी है बांग्लादेश में। लेकिन उपद्रवियों ने उन्हें भी नहीं बख्शा, उनके घर को भी नहीं बख्शा। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 48 घंटे में बांग्लादेश के कितने इलाकों में हिंदुओं के खिलाफ दमन चक्र चलता रहा है। जी हां, दंगाइयों के टारगेट पर हिंदू हैं और लगातार उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। ये देखिए, बिग वॉल के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं। 44 जिलों के मंदिरों पर हमले किए गए हैं। 2 हिंदू नेताओं की हत्या की गई है इन हमलों में और घर छोड़कर लगातार हिंदू भागने को मजबूर हो रहे हैं। और आपको बता दें, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, उसके बाद सेना ने इमरजेंसी नंबर जारी किए हैं। इमरजेंसी नंबर काम नहीं कर रहे हैं, ऐसे में कोई मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही और हमलावरों में जमाते इस्लामी के उपद्रवी शामिल है। इसके इंटेल्स भी लगातार मिल रहा है। बीएनपी के उपद्रवी भी हिंसा में शामिल हैं। वो बीएनपी पार्टी जो अब शायद सरकार का हिस्सा बनेगी। बौद्ध ईसाई समुदाय पर भी हमले हो रहे हैं और अहमदिया मुसलमान भी डर के साए में इस वक्त बांग्लादेश में हैं। ये स्थिति है बांग्लादेश की और सबसे बड़ा प्रश्न है कि सेना है कहां। नंबर्स दिए गए हैं, लेकिन सेना के जवान हमें उन जगहों पर नजर नहीं आते जहां पर इस तरह के हमले की घटनाएं सामने आ रही हैं। जेके त्रिपाठी, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। और मजरूल इस्लाम खालिक, वरिष्ठ पत्रकार बांग्लादेश के, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मजरूल इस्लाम साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। बांग्लादेश में हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इसकी कुछ वजह समझ में आ रही है। कहां तो बात रिजर्वेशन की थी, रिजर्वेशन से यह प्रोटेस्ट शुरू होता है, लेकिन यह बात हिंदुओं के मंदिरों, घरों और उनकी जान को पर अटैक पर आकर कैसे रुक गई? आपको पता है कि 1971 से लेकर आज तक जितने भी दंगे हुए, जितने फसाद हुए, जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, इसकी एक पार्ट आता है ये हमारा जो फैमिली मेंबर है हिंदू कम्युनिटी। बार बार ये करके ये लोग ये बताना चाहते हैं कि जो हिंदू है वो इधर टॉर्चर की शिकार हो रहे हैं और इंडिया के नजर उनकी तरफ खींचने की, देखो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। ये इंडिया इज आवर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड इन द होल वर्ल्ड, यू नो अबाउट दैट। जो यूजुअल बंगाली है उनके लिए इंडिया वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है, मगर ये लोग अगर कुछ भी होता है इसीलिए कभी के जो ये हिंदू कम्युनिटी जो टारगेट कर रहा है जी। तो आपको बता दूं कि नॉट ओनली हिंदू, आपने बोला ईसाई के बारे में अब तक मुझे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर जो चट्टग्राम, सतखीरा और आदर्श बेल पे जो अटैक हुआ है उनपे हिंदू इस्कॉन, काली मंदिर और इस तरह की जो देव देवी के टेम्पल से उधर अटैक के बारे में हम लोगों को बताया हुआ है। आपको ये बताना जरूरी है कि बिसाइड दैट since last 2 days there are several incidents where Muslims were also targeted. जी. Not only Awami League Muslims, okay, not only Awami League supporters or leaders, but also other Muslims were also targeted. देखिए, अगर जब कोई दिक्कत आता है, जब कोई शंका आता है इस तरह के, तो there are facilitated people or there are people who are
taking revenge out of their rages. पीछे कोई दिक्कत रहा होगा तो मान के पॉलिटिकल सलाह दे देता है। ये नॉट ओनली इन बांग्लादेश, पता होगा क्या इंडिया पे और सारा वर्ल्ड पे ऐसे जब सिचुएशन आता है इस तरह की घटने घटते रहते हैं। दंगे भड़कते हैं तो इसकी जद में कई लोग आते हैं, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें हैं सर वो बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रही है। जेके त्रिपाठी सर, यहाँ पर समझना जरूरी है कि बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, बांग्लादेश का भविष्य क्या है, भारत की चिंता कितनी बढ़ जानी चाहिए इन तस्वीरों को देखते हुए। देखिए, ऐसा है कि बांग्लादेश के जो प्रेजेंट नेता हैं, करंट नेता या आर्मी के जनरल, वो शायद अपनी जनता को ये समझाने में असमर्थ रहे हैं या समझाना नहीं चाहते कि भारत के संबंध बांग्लादेश के साथ हैं, भारत के संबंध शेख हसीना एज ए पर्सन के साथ या खालिदा जिया एज ए पर्सन के साथ नहीं है। ये एक देश के दूसरे देश के साथ संबंध है, मित्रता है, जो कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। भारत ने जो भी किया है वो बांग्लादेश के लिए किया है, वो शेख हसीना नामक व्यक्ति के लिए नहीं किया है। ये समझाना नहीं चाह रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जहाँ आर्मी ने कहा है कि हाँ हम इमरजेंसी नंबर दे रहे हैं, इमरजेंसी नंबर जो है वो एक तो काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे ऐसी जगह पे इमरजेंसी नंबर नहीं देना चाहिए। सेना की टुकड़ियाँ ऐसे हिंदू बहुल इलाकों में या अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में तैनात की जानी चाहिए जो फ्लैग मार्च करें, ताकि वहाँ के आम जनता में एक वो हो कि हाँ इन लोगों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन सेना ने ऐसा नहीं किया। अभी तो बांग्लादेश की सेना को कोई बाहर आक्रमण का खतरा नहीं है। बांग्लादेश की सेना, यही तो सर सबसे बड़ा सवाल है कि पूरे देश में हिंसा होती रही, प्रदर्शन होते रहे, 400 से ज्यादा लोग मारे गए, सेना मूक दर्शक बनी रही, तख्ता पलट हो गया, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, सड़कों पर लाशें टांगी जा रही हैं, और फादर ऑफ नेशन की मूर्तियों के साथ तो क्या क्या नहीं कर दिया उपद्रवियों ने, और सेना कह रही है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए, बांग्लादेश के लक्ष्मीपुर से बड़ी खबर है, हिंदू दुकान मालिक का घर जला दिया गया, राजन चंद्रा का घर दंगाइयों ने जलाया। ये देखिए तस्वीरें सामने आ रही है। तो किस तरह से हिंदुओं को अब टारगेट किया जा रहा है, तब जबकि इस पूरे प्रोटेस्ट का तथाकथित जो मोटिव, ऑब्जेक्टिव था वो हासिल हो गया, फिर भी ये दंगे, ये हमले, ये हत्याएं रुक नहीं रही हैं। इसलिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों और किस मंशा के साथ किया जा। तो लक्ष्मीपुर पर बांग्लादेश की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे यहां पर एक मकान को आग के हवाले कर दिया उपद्रवियों ने। और देखिए जिस तरह की स्थिति बनी है, पहले प्रदर्शनकारी कहा जाता था, लेकिन अब ये प्रदर्शन उपद्रव में, दंगों में कन्वर्ट हो चुका है। और इस वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिनका किसी चीज से लेना देना नहीं था, वैसे लोगों को, उनके घरों को, मकानों को, दुकानों को और उनकी जान को टारगेट किया जा रहा है। अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, कैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो आपके सामने हम रख देते हैं। एक डिटेल आपको बता दें, यहाँ मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, प्रतिमा तोड़ी जा रही है, भगवान की मूर्तियों पर हमला किया जा रहा है, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट की खबर लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा हिंदुओं के घरों में उपद्रवी दाखिल हो रहे हैं और घरों के अंदर तोड़फोड़ की घटनाएं इस बीच लगातार सामने आ रही है। मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी, मैं उनका भी रुख करना चाहूंगी। मनीष, ऐसा क्या है, ये भी समझने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ प्रदर्शन की शुरुआत हुई, कहा गया ये आरक्षण को लेकर है, ये एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स थे जो सड़क पर नजर आ रहे थे, और सब कुछ कम्युनल होता हुआ क्यों दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर मकसद आरक्षण था तब तो फिर शेख हसीना की सरकार चली गई है। अब जो नई सरकार आएगी वो जैसा मांग हो रही थी वैसा मांग पूरी हो जाती, लेकिन फिर हिंदुओं को क्यों टारगेट किया जा रहा है, उन्हें क्यों मारा जा रहा है? असली मकसद क्या है? असली मकसद यह है कि बांग्लादेश में दरअसल एक धर्म विशेष को आरक्षण रखना है, कि बाकी जो दूसरे लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं, उनको बांग्लादेश से मिटा देना है। लगातार ये कोशिशें चलती रही थी और अब वो परवान चढ़ेगा। इसीलिए बहुत से जानकार जो बांग्लादेश पर करीब से नजर रख रहे हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश का तेजी से पाकिस्तानीकरण किया जा रहा है और उसी के लिए पाकिस्तान की ISI और दूसरी कुछ और विदेशी एजेंसियों ने मिलकर ये सब कुछ अंजाम दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें बांग्लादेश की आर्मी के भी बहुत सारे लोग शामिल हैं। इस बात का एहसास शेख हसीना को था। देखिए ढाका कैसे बदल चुका है, ये बीते कुछ दशकों में ये हर कोई बता देगा आपको। जो माँ ढाकेश्वरी के नाम से जो शहर बना था, आज की तारीख में आप देख लीजिए, खुद ढाकेश्वरी मंदिर का जो दायरा है वो किस हद तक सिमट चुका है।
वहीं बांग्लादेश में चाहे ढाका हो, खुलना हो, या फिर नोआखाली हो, या चिटगांव हो, दूसरे किसी भी इलाके में आप चले जाइए, हर जगह की एक ही कहानी है। और बीते कुछ घंटों में तो लगातार ये उपद्रव बढ़ रहे हैं। तो क्या यह माना जाए कि शह मिली हुई है? अभी जो लोग भी कंट्रोल कर रहे हैं, सचदेव सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1964 से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो वो कुछ भी होता है बांग्लादेश में तो हिंदुओं को स्पेशली टारगेट किया जाता है। आज आबादी बांग्लादेश में हिंदुओं की 7.5% के आसपास रह गई है और अब वो कितनी घटेगी, क्योंकि हर ऐसे इंसिडेंट के बाद बांग्लादेश में से हिंदुओं की संख्या घटती है, या तो हत्या होती है या उनको भागने पर मजबूर किया जाता है। क्या इस बार भी आप देख रहे हैं कि जो पावरफुल फैक्टर्स हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उनके गाइडेंस में या उनकी कॉन्स्पिरेंसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है? सेना है कहां? रक्षा किसकी कर रही है सेना इस वक्त जब वो कंट्रोल में ले चुकी है हर चीज को? आपने काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं और जो कि एक तरह से बड़ी चिंताजनक परिस्थितियों को के बारे में हमें अवगत कराते हैं। ये सच है कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं, राजनीतिक उथल पुथल होती है, तो हिंदुओं को एक तरह से निशाना बनाया जाता है। वो एक वल्नरेबल माइनॉरिटी हैं जिनके साथ भारत का जुड़ाव जो है वो भारत एक शक्तिशाली और बड़ा भाई माना जाता है देश का, लेकिन जो हिंदू वहाँ पर हैं उनको दूसरे नज़रिए से देखा जाता है, उनको फिफ्थ कॉलमिस्ट बनाया जाता है, दिखाया जाता है। और इनको एक तरह से अपनी जो गिले शिकवे हैं उनको एक्सटर्नलाइज करने के लिए इन लोगों को यानी को टारगेट किया जाता है। और मेरे ख्याल से राजनीतिक परिस्थितियों के साथ साथ धार्मिक उन्माद और दूसरी तरफ आर्थिक विपन्नता भी इसमें अपना रोल अदा करती हैं। बांग्लादेश की आर्थिक परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसा कि कुछ साल पहले तक बताया जाता था कि भारत से पर कैपिटा जीडीपी अच्छा हो गया है और वगैरह वगैरह। वो साफ दिख रहा है कि 3.25 करोड़ बांग्लादेशी बेरोज़गार हैं 17 करोड़ की आबादी में, और इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति 10% से ऊपर है। और जो भी कारोबार गए हैं, जो भी फ़ायदा हुआ है, वो राजनीतिक जिसको कहते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से हुआ है। कोई ऐसी संस्थाएं, इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाई गई हैं जिन पर कि अवामी लीग के लोगों ने कब्ज़ा ना किया हो, और एक तरह से अवामी लीग के बाहर जाने से ये सब एक वैक्यूम सा बन गया है। ना जुडिशरी के पास कुछ है, ना सेना के पास कुछ रह गया है। बड़ी बात आपने और कही। इनकी क्रेडिबिलिटी भी सेना ने कमान संभाली है महेश सचदेव सर, उसके पास भी अभी कोई विजन नजर आता नहीं है। बड़ी जानकारी लेकिन इस बीच जरूर सामने आ रही है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार की तैयारी जारी है। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के हाथों में होगी सरकार की कमान। राष्ट्रपति, सेना और आंदोलन से जुड़े संगठनों की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया है। अंतरिम सरकार के शामिल होने वाले अन्य 10 संभावित सदस्यों के नाम भी इस बीच सामने आए। और बांग्लादेश में जिस अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा उसे अर्थशास्त्री, जज, पत्रकार और सेना के लोग मिलकर चलाएंगे। आइए एक नजर डालते हैं इन नामों पर कि कौन कौन प्रमुख नाम होंगे इसमें शामिल। तो मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की कमान दी गई है और देखिए अंतरिम सरकार के जो मेंबर्स होंगे वो कौन कौन है। पहला डॉक्टर समीउल्लाह खान और दूसरा डॉक्टर आसिफ नजरुल। रिटायर्ड जस्टिस अब्दुल वहाब भी इसमें शामिल होंगे और रिटायर्ड जनरल इकबाल करीम भुइयां भी शामिल होंगे। मेजर जनरल सैयद इफ्तिखारुद्दीन भी शामिल होंगे। डॉक्टर देवप्रिया भट्टाचार्य और मतिउर रहमान चौधरी का नाम इसमें शामिल है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल एम सखावत हुसैन, डॉक्टर हुसैन ज़रूर रहमान और रिटायर्ड जस्टिस एएम मतीन भी इसमें शामिल होंगे। सुमित, जिस तरह से ये हम नाम देख रहे हैं, एक नाम वो लेकर आते हैं और एक फेस क्रिएट करने की कोशिश हो रही है सरकार की, लेकिन जो क्रोनोलॉजी अब तक हम समझ पाए हैं कि ये डीप स्टेट जो फैक्टर्स है वहां से चला,
आईएसआई ने तैयार किया इसका ग्राउंड, छात्र संगठन बनाया गया, एक पार्टी को फंडिंग की गई और फिर यह हिंसात्मक कू किया गया। ये जो चेहरे हैं, जो नरम नरम चेहरे दिखाए जा रहे हैं, क्या ये संभाल लेंगे या ये सिर्फ पपेट रहेंगे जो वहीं पाकिस्तान से जिनका रिमोट कंट्रोल चलेगा? और पाकिस्तान में आईएसआई का रिमोट कंट्रोल कहां से चल रहा है, ये भी कोई छुपी हुई बात नहीं। देखिए, एक चीज़ ज़रूर है रवि, क्योंकि अगर आप पिछले 1 से 1.5 महीने में देखें तो लगातार इस आंदोलन के, इस प्रोटेस्ट के फेस बदलते, इसके चेहरे बदलते हैं, इसका स्वरूप बदलता है। पहले स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, फिर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो गया और अब एक जाति विशेष या धर्म विशेष के खिलाफ ये प्रोटेस्ट सामने नजर आ रहा है और पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ ये प्रोटेस्ट नजर आ रहा है। तो ऐसे में मानिए कि ये बहुत कैलकुलेटेड और बहुत अच्छी तरीके से प्लान किया हुआ प्रोटेस्ट था, जिसका मकसद था ना सिर्फ सरकार को उखाड़ फेंकना, बल्कि वहां के जो जातीय समीकरण या फिर आप कह सकते हैं जो आपके धर्म समीकरण है, उनको पूरी तरीके से बिगाड़ देना। और अभी हम चाहे प्रोफेसर यूसुफ की बात कर लीजिए या फिर बाकी चेहरों की बात कर लीजिए, दरअसल एक शील्ड है, एक ऐसा चेहरे, एक ऐसी सरकार पेश करने की कोशिश की जा रही है जिसमें दिखाया जा सके कि देखिए न्यूट्रल है सरकार, लगातार वहां पर जो काम किए जाएंगे वो लोगों के हित में किए जाएंगे। क्या ये प्रश्न वाजिब है कि चाहे चेहरा जो भी हो, जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं बांग्लादेश में और जिनको पाकिस्तान नर्चर करता रहा है, वही सब कुछ हैंडल करेंगे? और वो हैंडल करेंगे तो हिंदू, कोई माइनॉरिटी भला बांग्लादेश में कितने दिन और कब तक सुरक्षित रहेगा? देखिए, बीएनपी और जमात ये दोनों बड़े मेजर प्लेयर है इस समय बांग्लादेश के अंदर, और दोनों का गठजोड़ या दोनों का जो अलायंस है या फिर आप कह सकते हैं उनका जो रुझाव है वो पाकिस्तान की तरफ है, सबको पता है। बीएनपी को कैसे रिवाइव किया गया, हाशिए पे आ चुकी एक पार्टी को लगातार, जो जिसके आप चीफ कह सकते हैं, लंदन में थे पिछले 6 साल से, जिसकी एक जो आप कह सकते हैं कि अध्यक्ष जो थी वो जेल में मौजूद थी, उनको रिवाइव करने का काम किसने किया, उनको पैसा किसने दिया? और वो लगातार जमात के एक स्टूडेंट विंग जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि लिमिटेड था सिर्फ ढाका यूनिवर्सिटी तक, उसको रिवाइव करने का काम किया। तो आप समझ सकते हैं कि 6 साल में इसकी पूरी कहानी लिखी गई और कोशिश की गई कि ऐसी पार्टी को, ऐसे लोगों को चुना जाए जो बिल्कुल हाशिए पे आ चुके थे और जो चुपचाप काम कर सके, उन पर नजर भी ना पड़े सरकार की। बड़ी बात आप कह रहे हैं। और ऐसे में बांग्लादेश में एक तरफ अंतरिम सरकार की तैयारी हो रही है तो दूसरी तरफ हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही, जो और ज्यादा चिंता को बढ़ा रही है। खासतौर से हिंदू समुदाय उपद्रवियों के टारगेट पर है। बांग्लादेश में इस्कॉन समेत कई हिंदू मंदिरों पर हमले हुए हैं। इनमें से एक काली मंदिर भी है। कांडीपारा जिले में आने वाले काली मंदिर में सांप्रदायिक नफरत से भरी भीड़ ने धावा बोल दिया। मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उन्हें बाहर फेंक दिया गया। मंदिर का गेट तक तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें इतनी हिंसक हैं कि हम आपको पूरी तस्वीर साफ साफ दिखा नहीं सकते। हिंदू समुदाय की भावना का सम्मान करते हुए हमने टूटी हुई मूर्तियों की तस्वीर को ब्लर कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश के हालात और वहां के कट्टरपंथियों की हिमाकत को दिखाना भी जरूरी है, जिसके बीच पाकिस्तान ने बरसों पहले ही बोना शुरू कर दिया था, जैसा कि तमाम खास मेहमान भी हमारे मान रहे हैं। और अब सवाल यह है कि आरक्षण के नाम पर फैली इस आग में वहां के अल्पसंख्यक हिंदू निशाने पर क्यों आ गए? उनके घरों में घुसकर तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? हिंसक भीड़ के जरिए उन्हें डराया धमकाया क्यों जा रहा है? बांग्लादेश में एक के बाद एक कई हिंदू मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं? शेख हसीना सरकार के आरक्षण वाले फैसले से वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का क्या लेना देना है? ये तमाम सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं इस वक्त जो हिंदुओं की स्थिति है बांग्लादेश में, उसको लेकर। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू हो गए हैं। बांग्लादेश से आगजनी, तोड़फोड़, लूटपाट की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। हिंसा की आड़ में हिंदुओं के खिलाफ भी कट्टरपंथियों ने हमला बोल दिया। बांग्लादेश में करीब 44 जिलों में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबर आ रही है। कहीं मंदिरों पर हमले हुए हैं तो कहीं हिंदुओं के घरों को जला दिया गया, कहीं घरों में लूटपाट हुई है तो कहीं हिंदू समुदाय की दुकान और बिजनेस को नुकसान पहुंचाया गया है। तो शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। चिंता की बात यह भी है कि पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। खुद भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के रिसर्च पेपर की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़े क्या कहते हैं, इसे भी समझिए। भारत में हिंदू आबादी 1950 में 85% से घटकर 2015 में 78% पर आ गई, जबकि इस दौरान मुस्लिम आबादी 10% से बढ़कर 14% हो गई। बात पाकिस्तान की करें तो 1950 में मुस्लिम आबादी 84% से बढ़कर 2015 में 93% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 13% से घटकर 2% पर आ गई।
बांग्लादेश जो इस वक्त जल रहा है। 1950 में मुस्लिम आबादी 76% से बढ़कर 2015 में 90% हो गई, जबकि इस दौरान हिंदू आबादी 23% से घटकर 8% पर आ गई। भाई सचदेव सर, जो हमने आंकड़े इस वक्त सामने रखे हैं वो भी बता रहे हैं कि किस तरीके का सिनारियो इस वक्त बना हुआ है। खासतौर पर अगर हम भारत के पड़ोसी मुल्कों की बात करें, वहां पर स्थिरता ना रहे, वो हमेशा जलते रहे, वहां पर इंस्टेबिलिटी रहे, ये कोशिश पाकिस्तान और चीन की हमेशा जारी रहती है। क्या सोचते हैं आप इस वक्त के सिनारियो में, और बांग्लादेश के हालात आपको सुधरते हुए नजर आ रहे हैं? भाई सचदेव सर जी, अगर ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए, जैसा कि आपने दिखाने की कोशिश की है, तो बांग्लादेश का जो आज का इलाका है वो एक यूनाइटेड बंगाल हुआ करता था 100 साल पहले तक, और उसका जब भंग किया गया था तब काफ़ी विरोध हुआ था कि कलकत्ता के साथ जो इलाका है उसको अलग राज्य बनाने की कोशिश अंग्रेज़ों ने की थी और उसका विरोध हुआ था। और लेकिन 47 सन तक आते आते परिस्थितियां बदल गई थी। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान की जेनेसिस में काफ़ी फ़र्क था। पश्चिमी पाकिस्तान पर पहले ही काफ़ी हद तक मुस्लिम या इस्लामिक परंपराएं, इतिहास काबिज था, लेकिन पूर्व पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बराबरी का सलूक किया जाता था और कोई इस तरह की कट्टरपंथीता नहीं थी। लेकिन 47 में सोहरावर्दी के नेतृत्व में जो दंगे हुए, गुज़रे दशकों में हालात किस कदर खराब होते गए हैं, ये तो जो हमने आंकड़े दिखाए, जो डेमोग्राफिकल चेंज हुआ है, ड्रास्टिक चेंज हुआ है, और हिंदुओं की आबादी दोनों देशों में जिस रफ्तार से घटी है, वो अपने आप में चिंता की बात है। हमारे साथ मजरूल इस्लाम भी जुड़े हुए हैं बांग्लादेश से, हम उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले एक और जानकारी आपको दे दें, हम आपको हिंदुओं और मंदिरों पर हुए हमले के कुछ और वीडियोस दिखाते हैं। खौफनाक तस्वीरें बांग्लादेश के मेहरपुर से आई हैं। यहां इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा देवी की मूर्तियों को तोड़ा गया है। और मजरूल इस्लाम साहब, ये सवाल हर तरफ पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि पाकिस्तान तो था ही, पाकिस्तान की तरफ से जो बांग्लादेश पर जुल्म किए गए वो सबने देखा, लेकिन बांग्लादेश ऐसा कैसे हो गया? बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज हैं 23 से घटकर 7% पे पहुंच गए, और अब लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो और घटेंगी। हम देख रहे हैं मुजीबुर रहमान की जो मूर्तियां हैं, फादर ऑफ नेशन, न सिर्फ उनको तोड़ा गया, इस तरह से जलील किया जा रहा है जिसका हम जिक्र तक नहीं कर सकते, हम उसको बोल तक नहीं सकते, दिखा तक नहीं सकते। ये क्या हो गया है बांग्लादेश को? ये कौन लोग हैं बांग्लादेश में? इनके जहन में क्या घुस गया है ऐसा? सर, आपको पता है कि जो लोकल पुलिस थे वो अब एक्टिव नहीं रहे, वो लोग विड्रॉल कर लिया खुद को, क्योंकि उनकी जॉब सिक्योरिटी नहीं हो रहा है। उन लोगों ने 9 पॉइंट डिमांड भी अब तक सबमिट कर चुके हैं। yesterday they have submitted this 9 point demand and they are asking for their security also. several थाने पे जो हमला हुआ है, several जाने गए हैं। ये हमारा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने भी बोला है कि अपकमिंग हेड ऑफ द स्टेट और इंटर्म गवर्नमेंट का चीफ, उन्होंने भी ये बात बोला है। स्टूडेंट जो लीडर्स है और आर्मी जो चीफ है, उन लोगों ने भी ये बात व्यक्त किया है कि जो हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, मगर इसका सुराग कौन देगा, इसका सॉल्वेशन कैसे आएगा? ये क्वेश्चन नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम द जनरल बंगाली पीपल, ऑल्सो फ्रॉम द। मजरूल साहब, आपकी बातों से इतना साफ है कि जो अंतरिम सरकार जिसको मोहम्मद यूनुस लीड करने वाले हैं, उसके सामने चैलेंजेस बहुत सारे हैं। कैसे डील किया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच देखिए, बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। FBI ने पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किया है इस मामले में। ईरान के इशारे पर US पहुंचा था आसिफ मर्चेंट। बता दें, ट्रंप पर हमले से एक दिन पहले ही इसकी गिरफ्तारी हुई थी। मनीष, ज्यादा जानकारी। बिल्कुल, देखिए, कुछ घंटे पहले FBI की तरफ से यह खुलासा किया गया है कि ट्रंप के हमले से ठीक एक दिन पहले, यानी 12 जुलाई को FBI ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट किया था
जो कि ईरान के कहने पर अमेरिका आया था। यहां पर उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, उसे $5000 एडवांस दिया और उसको काम दिया गया था ट्रंप पर हमला करने का। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर था, FBI का कहना है कि वो उनका अंडर कवर एजेंट था। उसने FBI को बताया और उसके आधार पर आसिफ मर्चेंट को अरेस्ट कर लिया गया। ये सूचना कुछ घंटे पहले FBI ने दी है। हालांकि FBI के इस दावे से तमाम तरह के सवाल हैं। पहली बात तो ये कि अगर ट्रंप पर हमले के कुछ घंटे पहले इस पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ लिया गया था, तो फिर ट्रंप पर हमला को क्यों नहीं रोका गया? कैसे ट्रंप पर गोली चली? और दूसरी बात ये कि हर बार FBI एक खास मॉडस ऑपरेंडी लेकर कैसे आती है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर हमेशा FBI का ही अंडर कवर एजेंट होता है।